बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। अब हमारा लेक्चर बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए वो भी बाद में यहाँ से ऑनवर्ड्स देख सकेंगे। आज के इस लेक्चर में हम नर्सिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे और उसके कौन कौन से की स्टेप्स होते हैं वो देखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है और किस तरह से बनाई जाती है, ये चीज़ें देखेंगे। इनका हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू करने के बाद फिर हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, नर्सिंग प्रोसेस और जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, आपने देखा होगा अगर आपने पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं या फिर आपने जो मिक्स क्वीज आपको कहीं से भी नेट से मिलते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हर पेपर में 4-5 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। और आपके एग्जामिनर्स जो हैं वो ये एज्यूम करते हैं कि बीइंग अ नर्स ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बेसिक हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने आज ये टॉपिक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें से आपको बहुत से एमसीक्यूज आएंगे। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना जब, तो फिर जिस भी तरह से आपको एमसीक्यू आएगा आप इंशाल्लाह ताला उसको हैंडल करेंगे और उसको बिल्कुल करेक्ट वे में सॉल्व भी करेंगे। और जब आज जिस टाइम हम अपने एमसीक्यूज रीड आउट करेंगे उसके साथ साथ हम वैसे तो मैं साथ साथ आपको बताती रहती हूँ, लेकिन आज जरा टिप्स और ट्रिक्स जो है उनको भी साथ साथ आपने इस वे ये भी माइंड में रखना है कि किस तरह से हम अपने ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं। अब क्योंकि पेपर अब आपका करीब है, तो अब ये चीज़ें भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर कहीं पे आपको एमसीक्यू आता नहीं है तो फिर आप किस तरह से जो आपको नहीं आते उनको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपके माइंड में हो तो आप उनसे काफी हद तक आप अपने एक्स्ट्रा 5-10 मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक, client centered and 5 step framework used by nurses to provide high quality individualized care, known by the acronym ADIPE। ठीक है। अब ये ADPIE क्या है? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन। ये जो 5 चीजें हैं ये क्या होती हैं? ये हमारे स्टेप्स हैं नर्सिंग प्रोसेस के। ठीक है। और इनको इस ही तरतीब में आपने याद रखना है क्योंकि यही नर्सिंग प्रोसेस है। अब आप देखिए, जब आप पेशेंट देखते हो, आप अपनी मिसाल लें, आपने जब आपके पास जब कोई पेशेंट आता है या जब आप वार्ड में जाके पेशेंट को देखती हैं तो आप क्या करती हैं? पेशेंट को असेस करती हैं। हमारे यहाँ केयर प्लान बनाने का रिवाज नहीं है, तो इसलिए और हमारा जो हमारे फॉर्म्स बन के आते हैं फाइल्स वगैरह, उसमें भी कोई ऐसा नर्सिंग केयर प्लान का सेपरेट से नहीं होता सेगमेंट। इवन आईसीयूज में भी सिर्फ नोट्स, नर्सिंग नोट्स ही लिखे जाते हैं, केयर प्लान का पैशन नहीं है। तो दैट्स वाई फिर ये हमारे लिए सिर्फ थ्योरी की हद तक ही ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो जो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं होती फिर उसको ज़रा आपको ध्यान से थोड़ा सा करना पड़ता है। तो सबसे पहले होती है असेसमेंट। ठीक है। आप पेशेंट को असेस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं अपनी 5 सेंसेस से। फिर उसको आप उसके वाइटल्स वगैरह चेक करते हैं। ठीक है। उसको जो भी उसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से, तो वो ये सारी चीज़ें असेसमेंट में आ जाती हैं। आगे इसकी टाइप्स में हम नहीं पढ़ेंगे, हमें बस सर्जरी का ओवरव्यू करना है। अब यहाँ पे ये जो डायग्नोसिस है ये नर्सिंग डायग्नोसिस की बात हो रही है। ठीक है। एक होती है मेडिकल डायग्नोसिस, जो डिजीजेज होती हैं, जो जो फाइल में डॉक्टर लिखते हैं, वो होती है मेडिकल डायग्नोसिस। ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ना, ये वो डायग्नोसिस नहीं है जो पेशेंट की फाइल पर डॉक्टर ने लिखी है। ये वो डायग्नोसिस है जो आप पेशेंट को असेस करके तो अपने हिसाब से बनाएंगे, जो आपका परसेप्शन है पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये वो कि उसकी इस टाइम उसकी केयर के हिसाब से क्या जरूरत है, या उसको फिर आप उस वो डायग्नोसिस बनाएंगे और उस हिसाब से आप प्लान करके अपना नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। ठीक है। ये डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ना, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है। तो ये अब आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और आपके साथ आपसे एमसीक्यूज में
आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताएं इस स्टेटमेंट में जो बात हुई है वो क्या थी, वो असेसमेंट थी, वो डायग्नोसिस थी, वो प्लानिंग थी, इम्प्लीमेंटेशन थी। और एक पेशेंट जो है ना, उसकी मेडिकल डायग्नोसिस तो एक हो सकती है, ठीक है। जैसे डायरिया का पेशेंट है तो उसकी उसकी परसिस्टेंट डायरिया होगी मेडिकल डायग्नोसिस है जो भी, लेकिन उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग केयर जो जो आपने उसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जैसे उसको डिहाइड्रेशन होगी तो उसका आप फ्लूइड लॉस दे कर सकते हैं। जिस आगे इसकी टाइप्स देखेंगे तो फिर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग ये जो प्लान है ये भी आपका नर्सिंग केयर प्लान है। फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर आपने अवेलुएशन करनी है। अब डिफरेंट सिनेरियोज होंगे जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं ऊपर नर्सिंग केयर प्लान का कौन सा स्टेप हो रहा था, या फिर डायग्नोसिस की एग्जांपल होगी कि कौन सी डायग्नोसिस मोस्ट अप्रोप्रिएट या प्रायोरिटी डायग्नोसिस है, ठीक है। एक पेशेंट की एक से ज्यादा नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है, लेकिन फिर आपने उसकी प्रायोरिटी भी देखनी है कि क्या उसकी इस टाइम। और प्रायोरिटी डायग्नोसिस वही होगी अगर फर्ज करें कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाता है जिसमें आपको मल्टीपल एक एक डिजीज है उसकी मल्टीपल नर्सिंग डायग्नोसिस बना के आपको एग्जांपल में दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि इसकी प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या है। तो आपने देखना है कि उसकी इस टाइम उसकी कंडीशन के हिसाब से सबसे पहली उसकी केयर केयर उसको कौन सी केयर की सबसे पहले जरूरत है, तो उससे रिलेटेड जो डायग्नोसिस वाली होगी आप वो चूज करेंगे। अभी शायद आपको थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लग रहा हो जिनके लिए ये टॉपिक नया है उनको, लेकिन जैसे हम इनकी एग्जांपल एक्सप्लोर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके और भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम इनका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जी। असेसमेंट क्या होता है? ऑब्वियसली कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। अब ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा है इसको आप इसको भी आप गौर से देखें, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा जो है ना, अब अब यहाँ पे हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा किस डाटा की बात कर रहे हैं? जो आप मरीज को जब देखते हो तो कलेक्ट करते हो, ठीक है। जो आपने उसकी चार्टिंग की है, चार्टिंग पे जो चीजें आपने लिखी हैं, हम तो सिर्फ वाइटल चार्ट करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर चार्टिंग की जो बात मैं कर रही हूँ वो जो होती है। अब सब्जेक्टिव जो है ना, सब्जेक्टिव डाटा जो वर्बल जो पेशेंट ने आपको बताया है, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा वो होगा जो आपको पेशेंट बताएगा, और ऑब्जेक्टिव डाटा जो मेजरेबल डाटा है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव डाटा जो मेजरेबल डाटा है, जिस तरह से आपने टेम्परेचर मेजर किया है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? सब्जेक्टिव, इसके आगे हम डाटा भी लिख देते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा या सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो पेशेंट वर्बली बता रहा है, फॉर एग्जांपल उसको पेन है, ठीक है। पेन है, पेन वो हमें बताएगा कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है, ठीक है। उसको उसका दिल खराब हो रहा है, ठीक है। उसको नोजिया हो रहा है। नोजिया हमें नजर तो नहीं आ रहा ना, ना ही हम नोजिया को मेजर कर सकते हैं, ना ही हम पेन को एज सच किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं पेन, या हमसे पूछेंगे या उसके एक्सप्रेशन से पेन स्केल, मतलब ये जो चीजें हैं, ये है सब्जेक्टिव डाटा। अब ऑब्जेक्टिव डाटा या ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? जो आप खुद मेजर करोगे, ठीक है। जैसे कि कौन सा मेजरेबल डाटा होता है? ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा आपका ब्लड प्रेशर, आ जाएगा पल्स, आ जाएगी। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी ऑब्जेक्टिव डाटा होती है। तो ये असेसमेंट के अंदर फर्दर आ जाते हैं। इससे भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव डाटा होता है और क्या सब्जेक्टिव। मुझे जस्ट 1 सेकंड दीजिएगा, मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आप लोग को इधर ही रहें। मुझे जस्ट 1 मिनट की ब्रेक दे, मैं जस्ट मैंने इस डोर पे देखना है। मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ जो आप आगे सुनते। आई एम बैक, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा पे थे। तो ये जो नर्सिंग केयर प्लान में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा है, और जो असेसमेंट में आगे ये दो चीजें हैं, तो ये इसकी एग्जांपल ये है। आई होप सो कि आपका क्लियर हो गया होगा इससे। अब आप पास पेपर्स या फिर जो आपके नेट पे पास पेपर्स और क्विज आते हैं उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये कितनी बार बार ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बार बार मुख्तलिफ सिनेरियोज में आ रही होती हैं।
से आप डिफिकल्ट सिनेरियोज को ब्रेक डाउन करके राइट आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है? ये है एनालाइजिंग असेसमेंट डाटा टू आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपने एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है थ्रू असेसमेंट डाटा, जो आपके पास असेसमेंट डाटा आया है। फॉर एग्जांपल, आपके पेशेंट को पेन थी या नोजिया था, फिर उसके साथ आप बीपी चेक करते हो, पल्स चेक करते हो, तो आपको पल्स से टिश्यू परफ्यूजन का पता चलता है। ठीक है, कि किस तरह की पल्स थी उसकी। तो ये सारी चीजें जो है, इनसे फिर आप जो अपना डाटा कलेक्ट करते हो, फिर आप उसकी डायग्नोसिस बनाते हो इन द लाइट ऑफ द डाटा या असेसमेंट डाटा जो आप कलेक्ट करते हो। और वो आप डायग्नोसिस किस हिसाब से बनाते हो? पेशेंट की जो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, जो उसे आपका केयर प्लान ना सिर्फ उस चीज से रिलेटेड होगा जो जिससे मतलब पेशेंट इज सफरिंग राइट नाउ, बल्कि आप प्रिडिक्ट भी करोगे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो उसको प्रिडिक्शन भी करोगे कि आगे क्या पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, तो उसको उसका पोटेंशियल क्या हो सकता है कि वो पोस्ट ऑपरेटिव साइकोसिस में जा सकता है। ठीक है, या एंग्जाइटी में जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। तो इस तरह से फिर रिस्क फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम, पोटेंशियल प्रॉब्लम और रिस्क फैक्टर्स, यही आगे आपकी टाइप्स होंगी डायग्नोसिस की। ठीक है, एक्चुअल, पोटेंशियल, रिस्क या फिर स्ट्रेंथ टू फॉर्म नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिंग। प्लानिंग हम करेंगे ऑब्वियसली, जो हमने डायग्नोसिस बनाई होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना केयर प्लान बनाएंगे। ठीक है, ये प्लानिंग में ही आपका केयर प्लान बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डायग्नोसिस यहाँ पे आपके पास एक डायरिया का पेशेंट है। ठीक है, डायरिया या वॉमिटिंग का पेशेंट, आपने उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है इस टाइम डिहाइड्रेशन, ये आपने उसकी उसकी डायग्नोसिस अगर बना दी है फॉर एग्जांपल कि डिहाइड्रेशन, या आप डिहाइड्रेशन लिख सकते हैं, या फिर आप लो फ्लूइड वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन ड्यू टू परसिस्टेंट डायरिया या ड्यू टू डायरिया। ठीक है, और एविडेंस्ड बाय सॉरी, ये एविडेंस स्पेलिंग, एविडेंस एविडेंस बाय टिश्यू या लॉस टिश्यू इलास्टिसिटी, या कुछ भी इधर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप उसकी देख रहे हैं, या स्किन एविडेंस बाय स्किन इलास्टिसिटी या लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी। ठीक है, स्किन इंटेग्रिटी। ये जो एग्जांपल है ना, ये एक्चुअल डायग्नोसिस की है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायरिया था, सिर्फ मैंने दिया ये आपकी समझ के लिए, जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो ये एक आपकी डायग्नोसिस की एग्जांपल है। अब आपने इसका केयर प्लान जब आप बनाओगे ना, तो इस ही जरूरत को आपका आपका क्या था, डिहाइड्रेशन पे आप बना रहे हो, तो उसकी डिहाइड्रेशन को ही टैकल करने के लिए आपका केयर प्लान होगा कि आपने उसको रिहाइड्रेट करना है, उसको फ्लूइड देना है, और इस तरह की चीजें। ठीक है, जो आपके केयर प्लान में दो तीन पॉइंट्स आप बना लेते हो। फिर नेक्स्ट आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, ये चीज इम्प्लीमेंटेशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने केयर प्लान बनाया, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर उसको हमने एवेलुएट करना है। ठीक है, प्लान डायग्नोसिस बनाई, फिर अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस हमने केयर प्लान बनाया, फिर केयर प्लान के बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। प्लानिंग में जो चीजें आपने दो तीन पॉइंट्स बनाए कि ये मैंने अब करनी है, वो आपने करके फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो एवेलुएशन है, कि एवेलुएशन में आप असेस करते हो कि जो आपने केयर प्लान बनाया था उसको आपने इम्प्लीमेंट करने के बाद कितना इफेक्टिव हुआ है, उससे पेशेंट को कितना फायदा हुआ है। क्या इनिशियल असेसमेंट जो आपने की थी उससे आप पेशेंट की जो कंडीशन है वो कितनी बेटर हुई है या वर्स हुई है, केयर प्लान इफेक्टिव था या नहीं इफेक्टिव था। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसका पर्पस है ये वैसे
बस पढ़ने के लिए है, लेकिन इनमें से भी कभी कभी आ जाते हैं। चलो एक नजर देख लेते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक और पर्पस क्या होते हैं आपके नर्सिंग प्रोसेस के। ये नर्सिंग प्रोसेस क्या है, ये सिस्टमेटिक और डायनामिक होता है, क्लाइंट सेंटर्ड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर, इम्प्रूव पेशेंट्स आउटकम और प्रोमोट्स प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। ये था। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा डायग्नोसिस जो है इस पे आते हैं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। और उसके बाद फिर राइट वे हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। इसको मैं जल्दी जल्दी देखती हूँ। आई होप सो कि आपको अब काफी हद तक समझ आ गई होगी। जो नहीं आई वो इसके बाद आ जाएगी। क्या है डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस? दिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट मेड बाय नर्सेज अबाउट patients' families or communities actual और potential response to health problems। ठीक है, ये जो उनके हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, जो उस हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स होता है ना, पेशेंट का, पेशेंट की फैमिली का, या बल्कि पेशेंट की फैमिली भी या ओवरऑल फैमिली यहाँ पे, क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच में बात हो रही है। क्योंकि नर्सिंग जो है ये सिर्फ बेड साइड केयर नर्सिंग नहीं होती, कम्युनिटी नर्सिंग भी होती है, जिसमें आप कम्युनिटी में जाके केयर देते हो। तो इसलिए इन्होंने ये तीन वर्ड जो है ना ये यहाँ पे लगाए हुए हैं। अगर आप बेड साइड केयर कर रहे हो तो पेशेंट, अगर आप फैमिली लेवल पे केयर कर रहे हो तो फैमिलीज, और अगर कम्युनिटी लेवल पे केयर कर रहे हो तो कम्युनिटीज की एक्चुअल और पोटेंशियल जो रिस्पॉन्स होता है टू हेल्थ प्रॉब्लम एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो ये चीज है, ये होती है नर्सिंग डायग्नोसिस। ये क्या, ये पार्ट होता है नर्सिंग प्रोसेस का, प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू अचीव आउटकम। और किस बेस पे आप नर्सिंग इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन देते हैं? आप अपनी नर्सिंग डायग्नोसिस के हिसाब से आप अपनी क्लिनिकल जजमेंट बनाते हैं, आप असेस करते हैं, और आप ये जज करते हो कि क्या जरूरत है इस टाइम, मेरे पेशेंट की क्या जरूरत है, या जिस फैमिली को आप देख रहे हो या जिस कम्युनिटी को आप देख रहे हो उनकी क्या जरूरत है रिलेटेड टू देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर पोटेंशियल जो लाइफ प्रोसेस है, जैसे एजिंग होती है इसका, कि इस टाइम उनकी क्या जरूरत है, और उसके हिसाब से फिर आप अपने इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस करते हैं, जो आप विदाउट एनी असिस्टेंट जो आप कर सकते हैं। तो ये होती है नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, और नर्सिंग डायग्नोसिस की सोल और पर्पस ये जो है ना, अ, किसी ने कमेंट अच्छा नहीं किया ये उधर व्हाट्सएप में। लेट मी चेक, कहीं हमारे ग्रुप में तो नहीं मैसेज आया होगा, क्योंकि अक्सर लोगों का ज्वाइन नहीं हो रहा होता और वो ये ग्रुप में कहते रहते हैं। अच्छा नहीं, ग्रुप ग्रुप में नहीं था। ओ, चलें जी। तो अब हमारे पास चार टाइप्स की जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस है। ठीक है, और इसमें अभी मैंने आपको बताई भी थी थोड़ी सी ऊपर। अब हम मजीद इसको देख लेते हैं। देर आर फोर टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेंडा इंटरनेशनल। तो चार टाइप्स हैं। चार टाइप्स कौन सी हैं जी? फर्स्ट है प्रॉब्लम फोकस। प्रॉब्लम फोकस या एक्चुअल डायग्नोसिस, ठीक है, जिसमें जैसे अब हमने ऊपर बनाई थी ना डायरिया वाली, डिहाइड्रेशन वाली, तो वो प्रॉब्लम फोकस थी, जिसमें हम प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, impaired skin integrity related to mobility as evidenced by stage 2 pressure ulcer। अब ये देखें, ये आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस है, और इसके तीन पार्ट्स हैं। एक पार्ट देखें प्रॉब्लम का है, दूसरा आपने बताया किस चीज से रिलेटेड है ये, तीसरा आपने एविडेंस बताया। ये एक फुल फ्लैज फॉर्म है नर्सिंग डायग्नोसिस की। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस भी लंबी है, लेकिन इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी तक भी अगर हो तो उतनी भी नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है। ये रिलेटेड बाय, एविडेंस्ड बाय, ये समझ लें कि इसके स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं। और एक कंप्लीट एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस इस तरह से बनाई जाती है, एक आइडियल और बेस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, जो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। अब आपके पास पेशेंट, आपके पास अगर आपको एग्जाम्पल आ जाए ना, और वैसे तो आपको पता होगा, इतना अब आप सबका एक्सपीरियंस है, जब आपसे कोई पूछेगा कि प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगी,
तो आप अकॉर्डिंग टू मेडिकल डायग्नोसिस से जो भी ऊपर सिनेरियो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप जज कर लोगे। लेकिन अगर इस तरह की कोई आए ना जो लंबी हो और जिसके इतने पार्ट्स हो, तो वो फिर वही प्रायोरिटी डायग्नोसिस होगी। क्योंकि ये जो एक्चुअल डायग्नोसिस होती है, ये जिसमें होता है रिलेटेड टू एविडेंस बाय, ये सारी चीजें, ये सबसे पहले हम ये बनाते हैं। उसके बाद फिर रिस्क डायग्नोसिस ही आती है, उसके बाद फिर पोटेंशियल डायग्नोसिस आती है। ठीक है, रिस्क डायग्नोसिस वो होती है, ऑब्वियसली प्रायोरिटी पे हमारी एक्चुअल डायग्नोसिस आती है। उसके बाद रिस्क वाली आती है कि किस चीज से पेशेंट को रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो उसका हम उसकी भी प्रिडिक्शन करके तो उससे रिलेटेड भी केयर करें। जैसे कि कोई बेड रिडन पेशेंट आपके पास आता है तो उसको रिस्क ऑफ अल्सर हो सकता है। ठीक है, या या कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी इम्यूनो सप्रेशन है तो उसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये आप डायग्नोसिस बनाएंगे, और इसका केयर प्लान क्या होगा। आप अगर रिस्क ऑफ अल्सर बना रहे हो, रिस्क ऑफ अल्सर, ठीक है, पोस्ट ऑप पेशेंट में, तो फिर आप क्या करोगे, उसकी पोजीशनिंग चेंज करोगे। आपका केयर प्लान ये होगा कि आप उसकी हर घंटे बाद पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसकी स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हैं। ये आप प्लान बनाएंगे, फिर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ आ रही है ना कि किस तरह से रिस्क के जिस चीज से जो हेल्थ रिस्क हो सकता है। अब हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस क्या होती है, ये कंसर्निंग होती है मोटिवेशन और डिजायर से। ऐसे स्टेप्स इसमें आप लेते हो जिससे जो पेशेंट्स और फैमिलीज है उनका हेल्थ और वेलबींग जो है उसको प्रमोट किया जा सके। जैसे रेडीनेस फॉर एनहांस्ड न्यूट्रिशन एज एविडेंस बाय एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू चेंज ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, तो ये समझ लें। ये लीस्ट इम्पोर्टेंट सारी हैं, लेकिन बेड साइड के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक्चुअल डायग्नोसिस होती है। हेल्थ प्रमोशन एफिन सिंड्रोम जो डायग्नोसिस है ना, ये तो इसका तो जिक्र ही बहुत कम आता है, लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ। ये ऐसी क्लिनिकल जजमेंट होती है जो स्पेसिफिक क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस को मिला के बनाई जाए, जिसमें बहुत ज्यादा, जैसे कि अब फ्रेल एल्डरली सिंड्रोम। ठीक है, ये आप एजिंग एजिंग से रिलेटेड जितने भी अब इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आ जाता है। अब कंपोनेंट इसके क्या हो सकते हैं, हम जरा जल्दी जल्दी से देखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस के डायग्नोस्टिक लेबल। ठीक है, डायग्नोस्टिक लेबल की मतलब से मुराद है प्रॉब्लम, जो उसकी मेडिकल डायग्नोसिस क्या होगी। ठीक है, उसके बाद है एटियोलॉजी, अंडरलाइंग कॉजेज, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी जो होंगे, किस वजह से है। फिर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, और रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। ये सारे इसके थे कंपोनेंट्स। चलें, अब हम आई होप सो कि आप लोगों का ये जो नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग डायग्नोसिस से का कॉन्सेप्ट होगा ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस या ओके करें, सो दैट फिर हम अपने एमसीक्यूज की तरफ बढ़ें। हरी आप, अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हो, और अगर क्वेश्चन नहीं है, यू फील लाइक कि बस अब अगले टॉपिक पे बढ़े, तो हम ऐसे कर लेते हैं। चलें जी, चैट में क्या आई है बात हमारी, यस, ओके जी, गुड हो गया। अब हम आज मैंने कुछ एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं जनरल नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पे। ठीक है, और उसमें यही जो हमने अभी पढ़ा है, इन्हीं चीज़ों को हम करेंगे आज प्रैक्टिस। तो जब आपके सामने पेपर आएगा ना, तो आप देखिएगा कि आपको तब रियलाइज होगा कि ये वाला टॉपिक पढ़ने से आपको कितना फायदा हुआ है। समहाउ हर टॉपिक में किसी न किसी तरह से ये चीज के बारे में पूछा जाता है। चलें जी, आज हम मेडिकल सर्जिकल के एमसीक्यूज कर रहे हैं, और अब आपने बड़ा अटेंटिव होके सुनना है। और मैं आप लोगों से बार बार आपसे आप एनकरेज करूंगी कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। जो राइट ऑप्शन है उसको आपने चैट में बताना है, और फिर बाद में मैं आपको, सबसे पहला है, द नर्स इज परफॉर्मिंग हर एडमिशन असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट व्हेन ग्रेडिंग एट्रियल पल्सेस, ए 1+ पल्स इंडिकेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ग्रेडिंग ऑफ पल्स है,
ये कहाँ से कहाँ तक होती है? पहले आप जरा इसका आंसर बताएं कि एक पेशेंट है जिसकी नर्स इज परफॉर्मिंग एडमिशन असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट व्हेन ग्रेडिंग एट्रियल पल्स 1+, क्या इंडिकेट करती है? अगर आप 1+ ग्रेड कर रहे हो तो क्या इसका क्या मतलब है? कि अबव नॉर्मल परफ्यूजन, एब्सेंट परफ्यूजन, नॉर्मल परफ्यूजन या डिमिनिश्ड परफ्यूजन? आपके हिसाब से इसका क्या आंसर है? हरी अप, किसने कहा है? अभी तो बस यस के आगे कोई सी। अच्छा, आप कहते हो सी में नॉर्मल परफ्यूजन, ओके। एक आ गया हमारे पास, नबीला कह रही है जी नॉर्मल परफ्यूजन है। अच्छा नबीला, आई रियली एनकरेज यू, आप बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। बट द आंसर इज डी। डी क्यों है? क्योंकि ये जो पल्स की, अब आप याद रखें यहाँ पे, जो पल्स की है ना, पल्स की जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो ये +1 से लेके +4 तक होती है। +4 जो होती है वो बिल्कुल एक हेल्दी जो बंदा है उसकी +4 होगी, एक हेल्दी एडल्ट की +4 होगी। ठीक है। और +3 जो है, दैट मतलब +4 जो है वो बाउंडिंग परफ्यूजन होती है, 3+ जो होती है वो इंक्रीज परफ्यूजन होती है, 2+ जो है वो नॉर्मल परफ्यूजन है। मतलब 2 नॉर्मल है, 3 इज अबव नॉर्मल, और 4 जो है वो जो बहुत ज्यादा बाउंसी और फोर्सफुल, मतलब वो भी नॉर्मल नहीं होती। 2 हमारी नॉर्मल है, 2 से ऊपर भी अब नॉर्मल होगी, 2 से नीचे भी अब नॉर्मल होगी। अब जो बिलो नॉर्मल होगी ना, डेमिनिश्ड परफ्यूजन है इसका आंसर। ठीक है, वो 1+ होगी। और 0 पे अगर आएगी तो 0 का मतलब है एब्सेंट। ठीक है। 2 जो है वो नॉर्मल है एक हेल्थी एडल्ट की। 3 जो है वो किसी 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 एबनॉर्मल कंडीशन में, या जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत बाउंसी पल्स हो जाती है, वर्कआउट के बाद, रनिंग के बाद, किसी एक्टिविटी के बाद, या फिर अगर कोई फीवर होता है उसमें बाउंसी प्लस हो जाए, पल्स हो जाती है। तो 3 4 उन कंडीशन में होगी। 2 जो है वो एक नॉर्मल पल्स है, ठीक है, नॉर्मल परफ्यूजन है। 1 जो है वो डेमिनिश्ड है, और 0 डेड बॉडी की होती है, एब्सेंट पल्स होती है। ठीक है, इस तरह से आपने ग्रेडिंग करनी होती है पल्स की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि murmurs that indicate heart disease are often accompanied by other symptoms such as। अब जो मर्मर क्वेश्चन हमारा है, murmur that indicates heart disease, जो accompanied by other symptom, मतलब जब हार्ट डिजीज होती है तो मर्मर्स के साथ और दूसरे कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट डिजीजेस में? डिज्निया ऑन ऑन एक्सर्शन, सबकुटेनियस एम्फिजीमा, thoracic petechiae, और और 4 है हमारे पास पेरी ऑर्बिटल ओडिमा। अब इसका क्या आंसर होगा आपके ख्याल में? जल्दी जल्दी बताएं इसका आंसर। अच्छा जी, इसका आंसर, अब हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी बताएं। इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होते हैं और जब अब नॉर्मल कोई हार्ट डिजीज होती है, एक तो मरमर्स आती हैं और दूसरा क्या हो जाता है, डिज्निया होता है थोड़ी सी एक्सर्शन करके। ये इजी था। क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। 3 है कि विच प्रेगनेंसी रिलेटेड physiological change would place a patient with a history of cardiac disease at the greatest risk of developing severe cardiac problem? Okay? Which pregnancy related फिजियोलॉजिक चेंज जो है वो एक पेशेंट जिसकी हिस्ट्री है कार्डियक डिजीज की, इसको ज्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स के रिस्क में रखेगा? हार्ट डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, या इंक्रीज ब्लड प्रेशर? चलें जी, ये ऐसे 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 एमसीक्यूज हैं जिसमें मेजोरिटी गलत ऑप्शन लगा देती है और उनके सेम। अब देखा, इसमें आपने डी चूज किया है, मेजोरिटी लोग इसमें डी चूज कर देते हैं कि जी हार्ट प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर ही बड़ा होगा। बट नोट करें, प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज है और उसने पूछा है कि कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंज है जो कि एक ऑलरेडी ऐसी पेशेंट जो प्रेग्नेंट है और कार्डियक प्रॉब्लम की हिस्ट्री के साथ है उसको ज्यादा उसमें डालेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में। तो ब्लड प्रेशर ऐसी वाहिद चीज नहीं है, वो तो और भी बहुत सारी चीजों में होता है, और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है वो बाद में तो नॉर्मल हो जाती है। इसमें जो सबसे खतरनाक बात होती है वो इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम है। इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम हो जाता है कार्डियक पेशेंट जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको,
और वो उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में डालता है। उससे इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं प्रेगनेंसी में, दे आर वे वर्स देन हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, लेकिन वो एक उससे नीचे की कैटेगरी में आता है। इसको आप सब आमतौर पे गलत इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं जो हम बस देखे बगैर हमें लगता है हमें बहुत आता है और हम गलत कराते हैं। ठीक है, ध्यान से करने हैं। एक मैंने आपको और टिप बताई थी, अ, एक टिप बताई थी आपको। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था ना, सॉरी, एक मैंने आपको टिप बताई थी, वो आप जाके हमारे अगले एमसीक्यू में अप्लाई होने लगी है। पहले उसमें पहले लेक्चर में भी बताई थी और उसके बाद भी बताती है। अब उसको आपने माइंड में रखना है। फर्ज फर्ज करें अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, ये अब आपका देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन नंबर 4। द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट विद कार्डियोमायोपैथी इज। अब एक पेशेंट है, उसको कार्डियोमायोपैथी है, तो उसकी प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? अब हम देखते हैं, एंजाइटी रिलेटेड टू रिस्क ऑफ डिक्लाइनिंग हेल्थ स्टेटस। अब ये तो एक जेनेरिक सी नर्सिंग डायग्नोसिस है जो एंजाइटी है, और ये तो है रिस्क डायग्नोसिस। ठीक है, ये प्रायोरिटी तो नहीं होती। मैंने आपको क्या कहा था, प्रायोरिटी डायग्नोसिस कौन सी होती है? जो एक्चुअल डायग्नोसिस। और एक्चुअल डायग्नोसिस में जो जो उस टाइम हेल्थ कंसर्न है उसका जिक्र जरूर होता है, और उसमें एविडेंस और वो सारी चीजें। ठीक है, अब इसमें आप कह रहे हो, हाँ लॉन्ग स्टेटमेंट वाला सही, लॉन्ग स्टेटमेंट वाला इसमें देखिए कौन सी है लॉन्ग स्टेटमेंट। सही। तो पहला तो ये कि ये रिस्क डायग्नोसिस है, तो इस लिहाज से हम इसे नहीं, और एंजाइटी बहुत जेनेरिक है, कार्डियोमायोपैथी से मतलब पर्टिकुलरली नहीं है लिंक। ठीक है, जेनेरिक है, तो हमने इस पर प्रायोरिटी डायग्नोसिस। इनइफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू फियर ऑफ। अब ये देखिए, ये भी फियर ऑफ इलनेस है, तो ये भी प्रायोरिटी तो नहीं ना होगी। प्रायोरिटी तो हमारी होती है जो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम उस टाइम जो हो रहा है, जिसमें कोई साइन सिम्टम का जिक्र हो या एक्चुअल डायग्नोसिस का जिक्र हो। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे हम कट कर देंगे। थर्ड है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू अल्टर्ड कंपनसेटरी मैकेनिज्म। किसी हद तक हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको और नीचे वाली को जरा देखेंगे। थर्ड फोर्थ है डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। उसने कहा था फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू रिड्यूस्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अच्छा, अब अगर तो आप मतलब आपको नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी, और आप को थोड़ा बहुत नर्सिंग डायग्नोसिस का है पता, फिर देखिए आप शुरू के दो तो बिल्कुल ही इसमें नहीं ना आते। वो तो एक्चुअल डायग्नोसिस नहीं है, वो तो एक रिस्क डायग्नोसिस है, और एक समझ लें कि दूसरी भी रिस्क डायग्नोसिस, दोनों ही रिस्क डायग्नोसिस में है। तो एक्चुअल डायग्नोसिस बन रही है दोनों नीचे वाली। अब इसमें से जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी ना, उसको हम चूज करेंगे। अब फर्ज करें आपको नहीं पता प्रॉब्लम से रिलेटेड, लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट आप पे आप जाते हो, तो इसका एक्चुअल में इसका आंसर नीचे वाला है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू रिड्यूस्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो यहाँ पे अगर आप तुक्का भी लगाते हैं ना, ब्लाइंड तुक्का, तो आपका बिल्कुल सही जगह पे जाके लगता। और ये बहुत सारे, कुछ केसेस में नहीं भी लगता, लेकिन बहुत सारे केसेस में लग जाता है। ठीक है, इसका रैशनैल क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका ये है कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू रिड्यूस्ड मायोकार्ड, ये इसलिए ये सही है क्योंकि ये जो होता है ग्रेटेस्ट थ्रेट होता है टू द सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट विद कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में सबसे ज्यादा खतरा ही यही होता है कि डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट हो जाता है। ठीक है, कार्डियक मायोपैथी में आउटपुट डिक्रीज होता है, तो ये बहुत खतरा होता है। अगर तो आपको मतलब आपने कार्डियोमायोपैथी अच्छे से पढ़ी हुई हो और आपको पता हो तो आप देखते ही सही चले जाओगे। लेकिन मैंने अब आपको दूसरा तरीका भी बताया कि आपको कुछ कुछ चीजें पता है। ठीक है, जैसे आपको ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस आपने पढ़ी हुई है, तो देखें किस तरह से आप नीचे आएंगे, तुक्का लगाते लगाते समहाउ आप सही आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। तो ये जो टिप है ना, ये आपकी फाइनल डे के लिए है। ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं अटेम्प्ट, और जो नहीं भी आते उनके भी अब आपको इस वाले एमसीक्यू को हमने करके
एक तरह से प्रैक्टिस किया कि हमने किस तरह से अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दैट इज द ट्रिक जो कि आपके साथ वालों आसपास वालों को नहीं पता होगा और आपको पता होगा, और आप इंशाल्लाह ताला इस ट्रिक से मैक्सिमम नंबर सिक्योर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ Phlebitis reached her expected outcome of care. Her affected leg appears pink and warm. Her pedal pulse is palpable and there is no edema present. Which step in the nursing process is described above? ये अब देखें, ये आपको पूरा सिनेरियो उसने बताया और उसने कहा कि कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का ये। अब आपको नर्स बता रही है कि मेरा जो पेशेंट है वो थ्रोम्बोफेलेबाइटिस के साथ था, जो रीच्ड एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ केयर रीच्ड है। जब एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ केयर रीच्ड हो गए तो कौन सा प्रोसेस आएगा? इम्प्लीमेंटेशन में तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि रीच हो गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन से भी अगला क्या होता है हमारा? एवेल्युएशन। पहला असेसमेंट, दूसरा प्लानिंग, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन, चौथा आपका जो है वो, सॉरी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एनालिसिस जो है ये आ भी जाता है नहीं भी, लेकिन इसके बाद फिर हमारी एवेलुएशन होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? वो एवेलुएशन है, क्योंकि वो देखे, वो कह रही है कि मैंने जो प्लान बनाया था वो मैंने इम्प्लीमेंट किया और आउटकम्स मीट में। यहाँ पे हमें ये जो वर्ड है ना कि आउटकम्स हमें मीट हो गए हैं, तो उससे हम अब एवेलुएशन कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, एवेलुएशन। इस तरह के आपको बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे। नेक्स्ट है, अब हमारे पास ये लास्ट 1 मिनट है, उस पे हम एक और एमसीक्यू कर लेते हैं। एन एल्डरली पेशेंट may have sustained basilar skull fracture after slipping and falling on an icy sidewalk. The nurse knows that basilar skull fractures, अब इस फ्रैक्चर का पूछ रहे हैं कि नर्स को पता है कि ये जो फ्रैक्चर है ये क्या होता है। तो जनाब ये क्या होता है आपका फ्रैक्चर? इसका are at least significant type of skull fracture may have caused cerebrospinal fluid leaks from the nose. अब इसमें भी देखें, have no characteristic findings are always surgically repaired. इसमें जो है ये बी ऑप्शन है, may have caused cerebrospinal fluid leaks from the nose or ears, इसमें भी longest statement। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सही होती हैं, लेकिन सम टाइम्स ऐसा हो भी सकता है कि लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट आंसर ना हो। तो आपने ये तुक्का बस वहां लगाना है जहां पे आपको आता ना हो, ठीक है। इसका भी आंसर बी है। चलें, बस अब किसी भी टाइम हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो सकता है। तो आज का लेक्चर जो था, दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। इफ यू वांट टू ऐड एनी रिस्पॉन्स